नमस्कार। क्लास 11th अकाउंटेंसी अपना चैप्टर है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के अंदर हमने अपने पिछली क्लास के अंदर आपको कुछ सवाल कराए थे, जहां ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाए थे। और कल आपको एक प्रश्न होमवर्क के तौर पे भी दिया था, न्यूमेरिकल 7 क्वेश्चंस था जो होमवर्क में आपको दिया था। आई होप आपने वो प्रश्न किया होगा। और एक बार फिर उस प्रश्न को समझते हैं और उसका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आपके जो बुक है उसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट है, हल्की मिसप्रिंट दे रखी है, तो सबसे पहले आप बुक में उसको चेंज कर लीजिएगा। जो हमारे पास एनसीईआरटी की बुक है जो हिंदी में प्रिंटेड है, जो अभी इस बार नई 11 क्लास की बुक है, ये वाली जो पूरा का पूरा हिंदी एडिशन है, एनसीईआरटी को हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। इस बुक के अंदर कुछ हल्का सा मिसप्रिंट है। जैसे अपने क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको लिखा हुआ है क्रय वापसी, आप उसको विक्रय वापसी कर लीजिएगा। सेल्स रिटर्न है वो, परचेज रिटर्न नहीं है। आप उसको काट के सेल्स रिटर्न लिखिए, परचेज रिटर्न की जगह विक्रय वापसी लिखना होगा। उसके बाद इस प्रश्न को थोड़ा सा हल करते हैं। मैं इस सवाल को एक बार फिर आपके सामने बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूँ, एक बार देखिएगा, समझने की कोशिश करना। यदि किसी प्रकार की समस्या रहती है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। सबसे पहले इस प्रश्न को हम बना करते हैं। प्रश्न में आपको बनाना है ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट। हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप सबसे पहले लिखते हो टू ओपनिंग स्टॉक। अब आपके इस सवाल में ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है, तो जरूरी नहीं है लिखना। आपको है तो लिख दीजिएगा, नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है। आपने लिख दिया है तो कोई इश्यू नहीं, अमाउंट खाली छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप लिखोगे टू परचेज। हमको लिखना टू परचेज। परचेज आपको दिया हुआ है 50,000। परचेज हमारे पास में 50,000। उसके बाद आपके पास में है सेल्स, आप लिखोगे बाय सेल्स। देखिए एक फॉर्मेट और स्टेप याद रखिएगा इसका। सबसे पहले लिखना ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज, फिर सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले हमने लिखा ओपनिंग स्टॉक टू परचेज। यदि परचेज रिटर्न होता है इस सवाल में तो उसको यहाँ से लेस करते हैं। हमारे इस प्रश्न में परचेज रिटर्न दिया होता तो हम वहां से लेस करते, बट इस सवाल में नहीं दिया हुआ है तो नहीं करना है। आप डायरेक्टली लिखोगे बाय सेल्स, बाय सेल्स 80,000, जहां से लेस हो गया सेल्स रिटर्न 1,000 रुपीज, 79,000 आपके पास में सेल्स का अमाउंट आ गया। नेक्स्ट आपको लिखना बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब इस सवाल में आपको क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं दिया हुआ है। अब ये दे रखा होता तो ट्रायल बैलेंस के नीचे होता। हमेशा ध्यान रखिएगा, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, वो ट्रायल बैलेंस के नीचे अदर इंफॉर्मेशन के तौर पे दे रखा होता है। तो इस प्रश्न में आपको क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है, आपने लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको डैश करके खाली छोड़ दीजिएगा। इसके अलावा फिर अब आप यहाँ से देखोगे आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं। तो हमें लिखा, सबसे पहले लिखा कोल, गैस एंड वाटर। कोयला, गैस एंड और पानी जो हमारे लिए डायरेक्ट होता है, आप यहाँ लिखोगे टू कोल, गैस एंड वाटर। अमाउंट है आपके पास में 6,000 रुपये। उसके बाद आपको दे रखा है फैक्ट्री वेजेस। फैक्ट्री से रिलेटेड कोई सा भी एक्सपेंसेस है आपको यहीं दिखाना है, फैक्ट्री वेजेस। और फैक्ट्री वेजेज है आपके पास में 11,000 है। इसके अलावा इस अकाउंट में और कोई नहीं आएगा, क्योंकि यदि आप देखते हो सैलरी नहीं आता, रेंट नहीं आता है, डिस्काउंट नहीं आता, एडवर्टाइजमेंट नहीं आता है। तो इन सारी चीज़ों को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, यहाँ शो नहीं होगा। अब आप इसका बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट, और अमाउंट है 12,000। आप कैलकुलेशन करके देखिएगा, 12,000 रुपये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। अब आप ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हो,
देखिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट साथ साथ बनाया है। ये वाला ट्रेडिंग अकाउंट है, इससे नीचे जो अकाउंट बनेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। मींस टोटल के आगे जो बना रहे हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो आपने ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया, बाय ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अमाउंट है आपके पास 12,000। अब आप एक एक आइटम लिखोगे। सबसे पहले लिखा आपको अप्रेंटिसशिप फीस, बाय अप्रेंटिसशिप फी 5,000 जो आपके लिए इनकम है। प्रशिक्षुता शुल्क जिसको कहते हैं इनकम होती है, आपने लिख दिया बाय अप्रेंटिसशिप फी 5,000। उसके अलावा आपके पास में लिखा है सैलरी, तो टू सैलरी अमाउंट है आपके पास में 9,000। फिर है आपके पास टू रेंट है आपका 4,000। फिर डिस्काउंट 3,000। और उसके बाद है आपका एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट है आपके पास में 500 रुपये। तो ये सारे एक्सपेंसेस आपने ट्रांसफ़र कर दिए हैं। इसके बाद अब हम इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। सारे एक्सपेंसेस के बाद अब आप इसका बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो इधर का आपका टोटल आ रहा है 12 और 5 17,000। इधर देखोगे 9 4 13 और 3 17, सॉरी 9 4 13 और 3 16 500। तो बैलेंसिंग फिगर आएगा 500 रुपये। डेबिट साइड कम आ रही है, मीन्स आपका नेट प्रॉफिट है। तो आप नेट प्रॉफिट लिखोगे टू नेट प्रॉफिट 500। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। अब आपको बनानी है बैलेंस शीट, बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम यहाँ बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में भी दो साइड होती है, एक साइड असेस्ट, एक साइड लायबिलिटीज। ये साइड है उसको लायबिलिटी साइड बोलते हैं, उधर को असेस्ट बोलते हैं। सबसे पहले देखिए मैं आपको कुछ स्टेप बता रहा हूँ, इन स्टेप को फॉलो करना ताकि आपका सवाल इजीली पूरा हो सके। आप सबसे पहले लिखोगे कैपिटल। आपको सबसे पहले क्या लिखना है? कैपिटल। लायबिलिटी साइड में आती है कैपिटल। अब आपके पृष्ठ में कैपिटल दिया हुआ है 20,000। इसमें आपको ऐड करना है नेट प्रॉफिट 500। नेट प्रॉफिट ऐड होता है, नेट लॉस लेस होता है। हमेशा याद रखिएगा आपका नेट प्रॉफिट ऐड होगा, नेट लॉस लेस होगा। तो आपने नेट प्रॉफिट ऐड कर लिया, साथ में यहां से आपको लेस करना है ड्राइंग। जितना भी ड्राइंग है उसको लेस करना है। आप लेस करोगे ड्राइंग। सवाल में देखोगे 1,000 रुपये आपको ड्राइंग दिया हुआ है, सिस्टम में लिखा है ड्राइंग 1,000 रुपये, आहरण लिखा है 1,000 रुपये। उसके अलावा आपको पृष्ठ में एक इनकम टैक्स लिखा हुआ है। देखिए दो ऐसी आइटम है जो एज ए ड्राइंग मानते हैं, एक तो इनकम टैक्स और एक होता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। पहले हम इनकम टैक्स की बात करते हैं। इनकम टैक्स को ड्राइंग क्यों मानते हैं? क्योंकि जो इनकम होती है, पर्सनल इनकम जिसको कह सकते हैं, जो इनकम होगी वो एक व्यक्ति की होती है, व्यवसाय की नहीं। व्यवसाय के लिए प्रॉफिट होता है, तो एक व्यक्ति की जो इनकम होती है उस पर जितना भी टैक्स लगेगा वो व्यक्तिगत खर्च माना जाएगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा इनकम टैक्स एक पर्सनल एक्सपेंसेस होता है, स्वामी का खर्चा है, उसका पर्सनल एक्सपेंसेस है, इसीलिए आपको ड्राइंग मानना है। और ड्राइंग है मीन्स आपको कैपिटल से लेस करना है। आपका ड्राइंग हमेशा कैपिटल से लेस होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का ड्राइंग क्यों ना किया हो। तो इनकम टैक्स एक प्रकार से ड्राइंग होता है, आहरण माना जाता है, क्योंकि ये पर्सनल एक्सपेंसेस है, एक स्वामी का व्यक्तिगत खर्च है, इसीलिए आपको यहां से लेस करना है। पहला पॉइंट इनकम टैक्स का तो इस तरह से क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। देखिए इंश्योरेंस बीमा अलग अलग प्रकार का होता है। यदि हम बिजनेस के पर्पज से देखते हैं तो बिजनेस के अंदर आपका बीमा हो सकता है फायर इंश्योरेंस, अग्नि बीमा, मरीन इंश्योरेंस समुद्री बीमा, या अदर इंश्योरेंस होते हैं। बाकी आप यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के लिए नहीं करवाते हैं। क्यों? क्योंकि लाइफ एक व्यवसाय की नहीं होती है, बिजनेस की कोई लाइफ नहीं होती है। लाइफ एक व्यवसायी की होती है, बिजनेसमैन की होती है, व्यापारी की होती है।
मरता व्यापार है। हमेशा आप लोगों ने कभी सुना होगा कि एक व्यापारी की डेथ होती है, व्यापार की नहीं। व्यापार बंद हो जाते हैं, बिजनेस बंद हो सकता है, बिजनेस समाप्त हो सकता है, लेकिन मरता नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइफ एक व्यापारी की होती है, अतः लाइफ इंश्योरेंस एक व्यापारी से रिलेटेड होगा। तो यदि आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, पृष्ठ में यदि कहीं आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा हुआ है, तो उसका मीन्स होगा कि वो आपके लिए ड्राइंग मांगते हैं। तो दो ऐसी पर्टिकुलर आइटम है जिसको आपको ड्राइंग मानना है, आप अपनी नोटबुक में नोट कर दीजिएगा। पहला इनकम टैक्स और दूसरा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जीवन बीमा प्रीमियम और आयकर व्यापार के लिए आहरण माने जाएंगे, और ये दोनों ही आपको कैपिटल में से लेस करना है। यदि सवाल में आपको इनकम टैक्स दे रखा है, सवाल में आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा है, तो आप उसको कैपिटल से लेस करोगे। लेस करने का कारण बहुत ही सामान्य रीजन है कि ये दोनों ही आपके बिजनेसमैन या आपके व्यापारी या प्रोप्राइटर से रिलेटेड होते हैं, इसीलिए आपको यहाँ से लेस करना है। एनी डाउट इसमें? कोई समस्या? मैंने जो आपको समझाया ठीक है, वेरी नाइस। चलिए, तो अब हम यहाँ से इनकम टैक्स लेस करते हैं और फिर इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। हमने यहाँ से लेस कर दिया इनकम टैक्स 100 रुपीज। तो ये अमाउंट हो गया आपका 19,400। 20,500 में से 1,000 गया तो 19,500, और उसमें से 100 रुपये और लेस हो गए तो 19,400 रुपये। नेक्स्ट आपको लायबिलिटी साइड में लिखने के लिए एक और लिखा हुआ है लोन। आपको लिखा लोन, तो लोन लिखोगे, आपके पास अमाउंट दिया हुआ है लोन का 10,000 है। फिर उसके अलावा आपके पास में है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है और वो है आपके पास 1,000 रुपये। और क्रेडिटर्स है एक आपके पास क्रेडिटर्स दे रखे हैं और वो है आपके पास में 13,000। ठीक है। नेक्स्ट आप असेस्ट साइड की बात करते हैं, तो असेस्ट के अंदर सबसे पहले ऊपर ही ऊपर लिखा है डेटर्स, देनदार। देनदार आपके लिए असेस्ट होती है, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज होती है। डेटर्स है 12,000। नेक्स्ट है आपके पास में कैश, उससे पहले लिखा है लोन। देखो, परचेज आपके ट्रेडिंग में आता है, कोल एंड गैस ट्रेडिंग में आता है, फैक्ट्री वेजेस ट्रेडिंग, सैलरी पीएनएल, रेंट पीएनएल, डिस्काउंट पीएनएल, ड्राइंग बैलेंस शीट में हम ऑलरेडी लेस कर चुके हैं, एडवर्टाइजमेंट पीएनएल में आता है। नेक्स्ट आता है लोन। लोन आपके असिस्ट साइड में दे रखा है, तो आपको यहाँ लिखना है लोन आपका अमाउंट दिया हुआ है 6,000। उसके अलावा आपके पास में है कैश, खुदरा रोकड़ जिसको लिखा है, जिसको हम लिखते हैं पेटी कैश। पेटी कैश आपके पास में दे रखा है और वो अमाउंट है आपके पास में 500 रुपये। कैश की वैल्यू है 500 रुपये। 500 आपका कैश लिखा हुआ है। नेक्स्ट इसके आगे बढ़ते हैं। मशीनरी, मशीन असिस्ट होती है। मशीनरी जिसका अमाउंट है आपके पास में 10,000, सॉरी मशीनरी का वैल्यू दे रखा है 5,000 रुपये। नेक्स्ट आपके पास मशीनरी के बाद में है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग है आपके पास में 10,000 का। और फर्नीचर 9,900 रुपये। तो ये आपका बैलेंस शीट हो गया। बैलेंस शीट की टोटल लगाओगे आप, तो बैलेंस शीट की टोटल आ रही है 43,400। मैंने लगाई है, आप लोग भी लगा के देख लीजिएगा, आंसर आई थिंक यही आएगा। एक बार इस सवाल का स्क्रीनशॉट लो, समझने की कोशिश करो। यदि कोई समस्या आ रही है, कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा है, तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करते हैं। ये प्रश्न संख्या 7 था। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। देखिए, सवाल को करवाने से पहले इसमें भी एक मिसप्रिंट है, पहले आप उसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा। इससे पहले वाले प्रश्न में भी एक मिसप्रिंट था, इसमें भी एक मिसप्रिंट है। और इस सवाल के नीचे जहां ट्रायल बैलेंस पूरा हो रहा है,
उसके नीचे आप लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक 2000। इस सवाल में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू नहीं दे रखा है, वो मिसप्रिंट है, आप एक बार लिख दीजिएगा, उसके बाद इस प्रश्न को हल करेंगे। तो आप सबसे पहला काम करोगे, सवाल जहां पूरा हो रहा है, जहां आपको आंसर दे रखा है, उस आंसर से ऊपर सवाल और आंसर के बीच में हल्की सी जगह दिख रही है, आपको वहां लिखना है क्लोजिंग स्टॉक 2000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट आपको क्लोजिंग स्टॉक लिखना है, उसके बाद हम इस सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। हमारा प्रश्न संख्या 8, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, सबसे पहला काम, आपके सवाल को पढ़ोगे तो स्टार्ट में ही आपको देखिए, आपके इस सवाल में दो अलग अलग कॉलम दे रखे हैं अमाउंट के, एक डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है। आपको नाम और जमा पक्ष दो दे रखे हैं, एक नाम पक्ष है, एक जमा पक्ष है। तो डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड को देखते हुए हम इसमें सवाल को करेंगे। सबसे पहला ही लिखा है स्टॉक, प्रारंभिक स्टॉक, जिसको हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। हम यहाँ लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, और अमाउंट है आपके पास 10,000। सवाल में स्टार्टिंग में लिखा है 10,000। फिर आपको लिखा परचेज एंड सेल्स, क्रय और विक्रय। तो हमेशा याद रखिएगा, डेबिट बैलेंस परचेज का होता है, क्रेडिट बैलेंस सेल्स का होता है। यहाँ परचेज एंड सेल्स का दोनों का वैल्यू दे रखा है, एक डेबिट में है, क्रेडिट में है। जो डेबिट है वो से परचेज है, क्रेडिट है वो सेल्स है। तो आप लिखोगे टू परचेज और बाय सेल्स। अमाउंट कितना दे रखा है, तो आपका परचेज का वैल्यू है 40,000। आप इंटरनल दिखाओगे क्योंकि आपके पास रिटर्न भी है, और 80,000 आप पीछे देखोगे, आपके पास रिटर्न दे रखा है, लिखा है आपको वापसी मिला, वापसियां लिखी हुई है यहाँ पे रिटर्न। तो रिटर्न में थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो डेबिट साइड है वो सेल्स रिटर्न होता है, और क्रेडिट साइड परचेज रिटर्न। परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। तो जो परचेज सेल्स का बैलेंस दे रखा है वो परचेज डेबिट वाला है, सेल्स क्रेडिट वाला है। लेकिन रिटर्न के अंदर बात करते हैं तो परचेज क्रेडिट होगा और सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। मींस द डेबिट बैलेंस ऑफ रिटर्न इज सेल्स रिटर्न एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिटर्न इज परचेज रिटर्न। तो हम यहाँ पे जो रिटर्न का वैल्यू लेंगे, उसके अंदर जो डेबिट में है वो सेल्स रिटर्न होगा। मींस आपका सेल्स रिटर्न 200 है, आप यहाँ से लेस करोगे सेल्स रिटर्न 200 एंड लेस फ्रॉम हियर परचेज रिटर्न इज 600, 39,400, और यहाँ होगा 79,800। एनी डाउट? नेक्स्ट, अब आपको क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। अभी हमने आपको एक वैल्यू लिखवाई है क्लोजिंग स्टॉक की, तो आप यहां लिखोगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक 2000। जो इस सवाल में मिसप्रिंट है हमने उसको लिख दिया है। अब आप लिखोगे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से दे रखे हैं। तो सबसे पहले लिखा है प्रोडक्टिव वेजेज, उत्पादक मजदूरी, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्टिव वेजेज इज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सो वी हैव राइट हियर टू प्रोडक्टिव वेजेज। टू प्रोडक्टिव वेजेज आपका अमाउंट है 6,000। उसके बाद आपको लिखा है गोदी एवं निकासी, इंग्लिश में बोलते हैं डक एंड क्लियरिंग चार्जेस। देखो हिंदी में लिखा है, मैं आपको इंग्लिश में साथ साथ बताता रहूंगा ताकि आपको कहीं समस्या नहीं आएगी। हिंदी में लिखा है गोदी एवं निकासी, इंग्लिश में बोलते हैं डक एंड क्लियरिंग चार्जेस। डक एंड क्लियरिंग चार्जेस का मतलब होता है जो सामान आपने मंगवाया है उसको पोर्ट से लाना होता है, जिस स्थान से आपका माल, जहां जैसे मान लीजिए आपका माल जहाज के माध्यम से आया है, तो जहां माल पड़ा होगा वहां से आपको छुड़वा के अपने गोदाम तक लाने के लिए खर्चा होता है। डक एंड क्लियरिंग चार्जेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। आप यहाँ पे लिखोगे टू डक एंड क्लियरिंग चार्जेस। डक एंड क्लियरिंग चार्जेस आपके पास अमाउंट दे रखा है 4,000।
नेक्स्ट इसके बाद आपको लिखा है दान एवं चंदा, चैरिटी एंड डोनेशन दोनों ही आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। वितरण वैन व्यय, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, जो डिलीवरी चार्जेस है ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। आप माल को लोगों तक पहुंचा रहे हो, अपना माल था उसको लोगों तक पहुंचाने का जो खर्चा आता है वो आपके लिए एक प्रकार से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, आपके पीएनएल अकाउंट में जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी पीएनएल अकाउंट में जाती है। सेल टैक्स कलेक्शन, जो आपका बिक्री का संग्रहण हुआ, ये लायबिलिटी होती है। देखिए आपने जितना माल बेचा है उस पर सेल टैक्स लिया है, अब जो सेल टैक्स आप ले रहे हो वो आपको सरकार को देना पड़ेगा, वो आपकी जिम्मेदारी है। जो सेल टैक्स आपने लेके बैठे हो वो आपको सरकार को देना है, वो आपकी जिम्मेदारी है, लायबिलिटी है वो, या ना तो इनकम है ना आपके लिए एक्सपेंसेस है, वो लायबिलिटी होती है, बैलेंस शीट में आएगी। नेक्स्ट आता है डूबत ऋण, बैड डेब्ट्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, लॉस होता है ये। नेक्स्ट उसके बाद में है विविध आय, सन्ड्री इनकम्स है तो वो तो वैसे पीएनएल अकाउंट में जाती है, इनकम तो यहाँ आती भी नहीं है। भवन का किराया, रेंट ऑफ बिल्डिंग, ये भी आपके लिए इनकम दे रखी है, आपको पीएनएल अकाउंट में जाएगी। रॉयल्टी, रॉयल्टी आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होता, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, आपको यहाँ पे लिखना होगा टू रॉयल्टी। और रॉयल्टी दे रखी है आपको 4000 रुपए। नेक्स्ट उसके बाद में है आपका कैपिटल, बैलेंस शीट में जाता है, ड्राइंग बैलेंस शीट में जाता है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में, कैश बैलेंस शीट में, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में है, पेटेंट बैलेंस शीट और लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में। अब आप इसका बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो आपका अमाउंट आएगा 18,400 रुपये। मैंने निकाल रखा है, आप खुद एक बार इसको निकाल के देख लीजिएगा, और वो होगा आपका टू ग्रॉस प्रॉफिट। 18,400 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब आप आगे ट्रांसफर करोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 18,400। अब जो पीएनएल में आने वाली आइटम्स है उनको फटाफट लिख देते हैं। सबसे पहले आपको लिखा चैरिटी एंड डोनेशन, मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय ग्रॉस प्रॉफिट करके, ताकि आपको समझने में इजी रहेगा। बाय ग्रॉस प्रॉफिट, देखिए ये जो पार्ट है वो इसके नीचे वाला ही है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, अलग से कोई अकाउंट नहीं है, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं आपको उसको इधर दिखा रहा हूँ। सबसे पहले लिखा आपने टू चैरिटी एंड डोनेशन, अमाउंट है आपके पास में चैरिटी एंड डोनेशन का 600 रुपये, ये है 18,400। समझ में आ रहा है मैं क्या करवा रहा हूँ? नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, आप बता सकते हो, मैं वापस समझा दूंगा। नेक्स्ट उसके बाद में है डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, टू डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, आपका अमाउंट है डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस का 6,000। उसके अलावा आपको लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी है आपके पास में 500 रुपये, और फिर है आपके पास में बेड डेब्ट्स, टू बेड डेब्ट्स, बेड डेब्ट्स आपको दे रखा है 600 रुपये। समझ में आ रहा है मैं क्या कर पा रहा हूँ? हेतल जी देखना हो। उसके बाद में आपके पास में है सन्ड्री इनकम, इनकम है तो बाई की साइड में आएगी सन्ड्री इनकम, और इनकम दे रखी है, बहुत बढ़िया। बाकी लोगों को, खुशबू जी, पूजा जी, सन्ड्री इनकम है 6,000 आपके पास में, 6,000। बाय रेंट 2,000। इसके अलावा और कोई आइटम नहीं दे रखी है। आप इसका बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, आपके पास नेट प्रॉफिट आएगा बाय की टू की साइड में, टू नेट प्रॉफिट 18,700 रुपये। आप लोग ट्राई करना, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, हम बैलेंस शीट बनाते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ट्रेडिंग पीएनएल के बाद अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट
देखो बैलेंस शीट में आपको सबसे पहले लिखना है कैपिटल। आपके पास कैपिटल में अमाउंट दिया हुआ है 40,000। आपको कैपिटल का वैल्यू दे रखा है 40,000, हमने लिखा 40,000। ऐड करोगे आप इसमें नेट प्रॉफिट 18,700 रुपये, लेस करोगे यहाँ से ड्राइंग के पास, ड्राइंग में है 2,000 रुपये। देखो कैपिटल की कैलकुलेशन हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले आपको लिखना कैपिटल, ऐड करना नेट प्रॉफिट और लेस करना यहाँ से ड्राइंग। तो हमने ऐड कर लिया नेट प्रॉफिट, लेस कर दिया ड्राइंग, आपके पास पीछे वैल्यू बचेगी इसकी 56,700। नेक्स्ट, एक मिनट, हाँ। कैपिटल के अंदर आपको सबसे पहले लिखना है कैपिटल, ऐड करोगे उसके अंदर नेट प्रॉफिट, लेस करोगे यहाँ से डिस्काउंट। नेक्स्ट, उसके बाद आपके पास में लायबिलिटी साइड के तौर पे आपको लिखा हुआ है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, तो आप लिखोगे क्रेडिटर्स, आपके यहाँ पे आएगा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स दिया हुआ है 7,000 और एक आपके पास में लिखा हुआ है सेल टैक्स कलेक्शन 1,000 रुपये। असिस्ट साइड की बात करते हैं तो असिस्ट में आपके पास में है डेटर्स, डेटर्स आपको दे रखे हैं 6,700। देखो ये और एक मिसप्रिंट है आपके सवाल में, इस प्रश्न में एक और मिसप्रिंट है, जो डेटर्स का वैल्यू आपको 60,000 लिखा हुआ है उसको काट कर वहां लिखना 6,700 रुपये, ये और मिसप्रिंट है, आप उसको चेंज कीजिएगा। आपके पास डेटर्स का वैल्यू जो लेनदार और देनदार वाली आइटम के अंदर डेबिट साइड में लिखा हुआ है 60,000, देखो 60,000 पॉसिबल ही नहीं है इतना वैल्यू हो जाए, इसलिए आप उसको काट कर अमाउंट लिखिएगा 6,700 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट लिखा है, ये होगा 6,700। कैश, आपके पास कैश दे रखी है 3,000। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है आपके पास में 6,000। जो निवेश लिखा हुआ है, निवेश, निवेश को आप इंग्लिश में इन्वेस्टमेंट कहते हो, हमारे लिए असिस्ट होती है। उसके बाद है पेटेंट, पेटेंट भी आपके लिए असिस्ट होती है, पेटेंट आपके पास में 4,000। एक है आपके पास लैंड एंड मशीनरी, लैंड एंड मशीनरी है आपके पास 43,000। एंड लास्ट है आपका क्लोजिंग स्टॉक 2,000। इस तरह से आपकी बैलेंस शीट का टोटल आएगा 64,700। आप एक बार देखोगे, नहीं समझ में आए तो वापस पूछना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था, समझ में आया कैसे करना है। आप इन दोनों सवालों को नोटबुक में करोगे, समझने की कोशिश करना, फिर मुझे बताओगे कि मुझे इसका आंसर सेंड करना है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आपका होमवर्क चेक कराना है, आपको नोटबुक्स के पिक भेजने हैं, जब तक आप इन चीज़ों को नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। आई होप आप इस सारी चीज़ों को कर लोगे, नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।